सभी छात्रों का स्वागत। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 8वीं का अध्याय चौथा, ये इतिहास का अध्याय है। आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो ये भाग 1। अभी हम इसमें बिरसा मुंडा के बारे में और उनके कार्य और आदिवासियों के लिए उन्होंने किए हुए कार्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आदिवासियों की स्थिति क्या थी, उनके काम क्या, वो क्या करते थे, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जैसा ये बिरसा मुंडा, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 के में छोटा नागपुर में जो झारखंड में आता है, वह मुंडा परिवार में उनका जन्म हुआ। अब यह झारखंड में जो रांची के खूंटी जिले के ये उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ते गए और इनका मन हमेशा अपने समाज की ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर वो सोचते थे। 1 अक्टूबर 1894 में नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान जो टैक्स होता था उसके माफी के लिए आंदोलन उन्होंने किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार है वह उनको 2 साल की सजा हुई। बिरसा मुंडा को इलाके के लोग धरती के बाबा के नाम से भी उनको पुकारते थे और उनकी पूजा करते थे। उन्होंने सभी मुंडाओं को इकट्ठा किया, जो संताल और उराव अन्य जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उनके भी लिए उन्होंने कार्य किया। जैसा कि बिरसा को 1900 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें 2 साल की सजा दी और अंत में 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। तो इस तरह सा उनका जीवन अल्प सा परिचय आपको बताना ज़रूरी था। अभी आप यहाँ देख सकते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का नाम एक आदमी 1895 में झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में इनको घूमते हुए लोगों ने देखा और लोग कहते थे कि इनके पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं। अब वो चमत्कारी शक्ति क्या है? वो किसी भी प्रकार की यदि बीमारी होती तो उसको वो दूर करते हैं। अनाज का यदि छोटा सा ढेर है तो उसको वो हाथ लगाने से उसको बड़ा करते या कई गुना बढ़ जाता है। बिरसा ने यह ऐलान भी कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षाओं के लिए यह भेजा है। जो आदिवासी लोग हैं, उराव, संताल, मुंडा, जो आदिवासी हैं, जंगल में रहने वाले लोग, उनकी रक्षा के लिए उनको भेजा है। और दिक्कू यानी महाजन या साहूकार या व्यापारी जो यहाँ के आदिवासियों के लोगों को पैसा अधिक जो क्या कहते इंटरेस्ट लेकर या ब्याज पर उनसे सस्ती दाम पर चीज़ें खरीदते हैं और महंगे दाम पर उनको ब्याज पर रकम देते हैं। और इसलिए ये बाहरी दिक्कुओं में उसमें अंग्रेज़ है, उसमें साहूकार, व्यापारी, सभी लोग इनसे इनकी गुलामी से या आदिवासियों को आज़ाद करना ये उनका मकसद था। कुछ समय के बाद हजारों लोग उनके पीछे घूमने लगे, भगवान उनको मानने लगे और उनकी लोगों की समस्याएं ये दूर करने लगे। लोग उनकी पूजा भी करते थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, या कुछ आदिवासी जो उनके शिष्य हैं, ये वो अपने विचार इन आदिवासी समुदाय के लोगों को बता रहे हैं। और यदि आपको दिक्कुओं से मुक्ति पाना है, अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाना है सभी को, तो आप सभी को इकट्ठा आना पड़ेगा और आपको आंदोलन करना पड़ेगा। और ये बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के इलाके में काफ़ी प्रसिद्ध थे। उनको धरती के बाबा के नाम से उनको पुकारते थे, उनकी पूजा करते थे और उन समाज में काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी। उसका आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। ये बिरसा मुंडा अपने विचार आदिवासी समुदाय को वो बता रहे और काफ़ी ये लोग उनके विचार सुनते थे। और ये जो शिष्य है, जब अकाल पड़ा वह झारखंड के क्षेत्र में, उस समय भी इन लोगों ने, उस समय बिरसा मुंडा ये जेल में थे, उस समय भी उन्होंने
जो उनके विचारों पर लोगों को मदद करने का कार्य किया। अब यह बिरसा और अन्य आदिवासी जो इनके अन्य आदिवासियों की समस्याओं से वो बेचैन क्यों थे। जैसा कि हमने देखा कि बिरसा का जन्म जो है मुंडा परिवार में 15 नवंबर 1875 में हुआ था, जो झारखंड में रांची के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में भी देखा, और ये मुंडा एक जनजातीय समुदाय है और वह छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वह आता है। बिरसा के जो समर्थक है उस इलाके के अन्य भी जो आदिवासी समुदाय है, जैसा संथाल है, उराव है, इन लोगों ने भी बिरसा मुंडा को अपना पूरी तरह से समर्थन दिया। अब वो जो चाहते थे, आसपास के बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्या से ये आदिवासी लोग काफ़ी परेशान थे। अलग अलग प्रकार के वन कानून अंग्रेज़ों ने आदिवासी क्षेत्र पर लाने के कारण आदिवासियों की जो जीवन पद्धति थी उसमें काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। उनकी परिचित जो जीवन पद्धति नष्ट हो रही थी, जो उनका आजीविका का जो खतरा था वह खत्म होता जा रहा था और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। तो इसी तरह आदिवासियों की समस्याएं और हल, अब ये बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे। अब आदिवासियों के सामने जो जो समस्या थी उनको वो चाहते थे कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जो टैक्स अधिकतर इन आदिवासियों के ऊपर लगा रहे उससे वो आदिवासी परेशान थे। बाहरी जो साहूकार व्यापारी इनसे काफ़ी परेशान थे और इसलिए वह बिरसा उनके सामने कई सारी समस्या थी और उनका वह हल करना चाहते थे। जिन्हें दिकू कहा जा रहा था वह बाहरी लोग थे। उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया था, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों के जीवन किस तरह बदल रहा था, इस बारे में हमको इस अध्याय के बारे में देखना है। जैसा कि आपने 7वीं क्लास में आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा, ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों से अलग थी। जैसा कि आप ये उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है, तो ब्राह्मणों के जैसा जो रीति रिवाज थे उनसे इनके बिल्कुल जो रस्में, रीति रिवाज, रूढ़ी, परंपरा, यह सब अलग अलग प्रकार की थी। जैसा कि बाकी अन्य समाजों के अंतर्गत आपको सामाजिक और आर्थिक जैसा भेद दिखाई देता है, इसी तरह का यह सामाजिक भेदभाव आदिवासियों के बीच में नहीं था। एक कबीले के सारे लोग एक कुटुंब में वह बंधे होते थे और अपने एक परिवार का वह हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जो कबीले है, कबीले के अंदर सभी लोग अमीर थे या सभी गरीब थे, ऐसा नहीं था। लेकिन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके बीच में इतना फर्क नहीं था जैसा अन्य समाजों के अंदर था। अब ये लेकिन उसके बावजूद भी इनका आर्थिक और सामाजिक रूप से फर्क नहीं था, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आदिवासी समुदाय के लोग जो जंगलों में जो चीज़ें मिलती थी उसको इकट्ठा करके, जैसा उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। अब यह वन जो उत्पादक है उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। वो जो डोंगरिया इलाका है नज़दीक का, तो वहाँ लोग जो कबीले के लोग हैं वो वन उत्पाद को इकट्ठा कर जो बाज़ार है, स्थानिक बाज़ार, वहाँ उन चीज़ों को इकट्ठा करके बेचने के लिए जा रही है। अब ये जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी अलग अलग गतिविधियों में शामिल थे। मतलब अलग अलग तरह का, कोई जैसा पशुपालन करता था, कोई शिकार करता था, कोई झूम खेती करता था। तो अलग अलग प्रकार की उपजीविका उदर निर्वाह के लिए उनको काम करना पड़ता था। अब उसमें हम देखेंगे कुछ लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती मतलब क्या है, एक स्थान पर कुछ समय के लिए खेती करना और जब उसकी उर्वरक क्षमता उस खेती की खत्म होती थी तो दूसरे स्थान पर वहाँ जाकर खेती करना। तो ये झूम खेती जो है कुछ आदिवासी यानी ज़्यादातर आदिवासी करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को
कहा जाता है। घुमंतु यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और इस तरह खेती जंगलों में जो छोटे छोटे भूखंड होते थे वहाँ पर इस तरह की झूम खेती होती थी। लोग जमीन पर धूप लाने के लिए जो पेड़ों के ऊपरी हिस्से को जो डालियां होती थी उसको काटते थे, क्योंकि सूर्य प्रकाश जमीन तक आना उस फसल के लिए आवश्यक था। और आपको पता है कि काफ़ी घना जंगल है तो वहाँ जमीन तक वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं आता, तो इसलिए वह उन वनों के जो पेड़ है उनके डालियों को काटते थे ताकि सूर्य प्रकाश या धूप जमीन तक आए, उस फसल के लिए आवश्यक थी। जो जमीन पर घास होती थी उसको जला देते थे और उसी राख को खाली जमीन पर उसका छिड़काव करते थे। और अब सभी को पता है राख के अंदर पोटाश होता है जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके अलावा मिट्टी की उपजाऊपन के लिए ह्यूमस की मात्रा, पेड़ पौधे और जैसा कि वनस्पति की जो सड़ी हुए पत्ते हैं उसका भी जमीन की उपजाऊ के लिए फायदा होता था। अब ये झूम खेती करने की जो पद्धति थी उसमें जैसा कि हमने देखा वहाँ पर पेड़ों को काटा जाता था धूप आने के लिए, जो घास होती थी उसको जो राख जो है वह खाली ज़मीन पर वह फेंक दी जाती थी। कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काटा जाता था और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरसते थे। जैसा कि हल या नांगर का इस्तेमाल वो नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा सा वो कुछ भूभाग होता था भूखंड का और उसके ऊपर वो अपनी खेती करते थे। एक बार फसल तैयार हो जाने के बाद उस फसल को काटकर फिर वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वो जगह कई साल के लिए पृथ्वी पर खाली उसको छोड़ दिया जाता था। अब पृथ्वी पर इसका मतलब कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल उसको यदि खाली छोड़ दिया, उसमें थोड़ी सी ह्यूमस आती थी, उसमें उर्वरक क्षमता बढ़ जाती थी। तो घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगली की पट्टियों में रहते थे। नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या ज़्यादातर झारखंड का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर आदिवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ये आदिवासी समुदायों के जंगलों में रहती थी, कोई रुकावट उनको नहीं थी। वह बेरोक-टोक जंगल में कहीं भी घूमते थे। आदिवासी यानी वहाँ पर जंगलों में पहले से निवास कर रहे लोग, और वह फसल उगाते थे, जंगल में घूमते थे और इसी तरह जंगल में वह अपना जंगल मतलब उनका वो आवास स्थान था। तो इस तरह का उनका यह जीवन था। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परती हुई उस समय के लिए बिना खेती, अब ये पत्ती पर जो ज़मीन छोड़ी जाती थी कुछ समय के लिए बिन खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो। जैसा कि ये जो साल है, अब ये साल या साग तो ये एक पेड़ है। महुआ एक फूल जिसे खाया भी जाता है, आप ये फूल आप देख सकते हैं, और शराब बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता था। आप ये उनके बीज देख सकते हैं। जो खाना बनाने के लिए जो आदिवासी हैं, ज़्यादातर खोंड समुदाय के लोग इनका उपयोग करते थे। ये तो आप देख सकते हैं, ये बीज महुआ के बीज, और उसका उपयोग खाने के तेल बनाने के लिए करते थे और महुआ की शराब तैयार करते थे। यह महुआ का आप पेड़ देख सकते हैं, ये पत्तियाँ देखिए, और ये सागौन आप देखिए। अब इस तरह दूसरा जो है इनका काम और आदिवासियों का उपजीविका के लिए वो शिकार और वन उत्पादक जो तैयार होते थे उनको वह संग्रहण करते थे। बहुत सारे इलाकों में जो आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके जो वन्य उत्पाद होते थे, जो भी जैसा कि फल है, कंदमूल है, या जो भी अलग अलग प्रकार के वन उत्पाद, इनको इकट्ठा करके उस पर अपना काम चलाते थे, या फिर जो स्थानीय बाजार है वहाँ जाकर वो बेचते थे और उसमें से जो पैसे आते थे उस पर उनको जो आवश्यक या जो चीज़ वनों में तैयार नहीं होती थी उन चीज़ों को वे लोग खरीदते थे। जंगलों में को अपनी जिंदगी का वह हिस्सा मानते थे, क्योंकि वहीं पर वो बेरोक टोक घूमते थे, वहाँ खेती करते थे, पशुपालन करते थे। इसके अलावा मतलब वहाँ पर शिकारी, पशुपालन, खाद्य संग्रहण सभी प्रकार का काम उनका जंगलों में होता था।
अभी उन्होंने हम जो है केस स्टडी के आधार पर एक उड़ीसा के खोंड समुदाय के बारे में उनका क्रियाकलाप किस तरह चलता था उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। अब ये खोंड समुदाय जो है ये टोलियां बनाकर वो शिकार करते हैं, मतलब किसी भी प्राणी की शिकार करना है तो उसके साथ उनकी एक साथ टोलियां जाती थी और जो भी उनके हाथ में लगता था जानवर तो वो आपस में बांट लेते थे और जंगलों से मिले फल और जड़ों को ये खोंड समुदाय के लोग खाते थे। मतलब उनका निधर उधर निर्वाह जो प्राकृतिक चीजें वन उत्पाद है उस पर आधारित उनका जीवन था। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए जंगलों के जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे क्योंकि इन आदिवासियों को काफ़ी जो है उसके बारे में जानकारी थी, आज भी है। और ये हमारे पास मतलब भारत में जो है आपका आयुर्वेद के बारे में आदिवासियों को जितनी जानकारी है तो इतना हम आम पब्लिक को इतनी जानकारी उसके बारे में नहीं है। जैसा कि ये साल और महुआ के बीज के तेल का ये लोग इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए जंगलों की जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। जंगलों से कटी हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेचते थे और उससे उनको पैसे मिलते थे और ये उनकी उपजीविका और उदर निर्वाह के लिए काफ़ी आवश्यक था। जब स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े जो चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो ये खोंड समुदाय के लोग या आदिवासी लोग ये चमड़ा रंगाने के लिए और जो कपड़े के लिए वो उनसे ही फूल मंगाते थे। आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र के अंदर यह आदिवासी महिलाएं अपने सर पर कुछ पत्तियों को लेके जा रही है। यह पंडानू की पत्तियां हैं। डोंगरिया कंद कबीले औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ले रही हैं, ये जा रही है और पत्तियों का उपयोग ये पतीले बनाने के लिए जो हम खाने के लिए उसका शादी समारंभ में उसका उपयोग करते हैं उनके लिए वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं आदिवासियों के रोजगार के साधन क्या थे। अभी हमने देखा वो लोग पशुपालन करते थे या अन्य काम करते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज उनको कहाँ से मिलता था। कई बार जो है ये वस्तु विनिमय करते थे, मतलब अपनी वन उत्पादक वो बाजार में बेचते थे और उसके बदले बाजार की जो चीज़ें हैं वो खरीदते थे। मतलब चीज़ों की वो अदला बदली से अपना काम चलाते थे। तो या वो अपनी कीमती वन उत्पादकों के बदले ज़रूरत की चीज़ों को वो खरीदते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का भी सहारा लेना पड़ता था क्योंकि वह बाज़ार की चीज़ें महंगी होती थी। भले उनके वन उत्पादक काफ़ी महंगे होते थे लेकिन ये गरीब आदिवासियों को अपने वन उत्पादकों के बारे में मतलब वो उनकी चीज़ें महंगी नहीं जाती थी और इसलिए उनको कम अपनी आमदनी का सहारा उनको लेना पड़ता था। और यदि उनको और कई चीज़ें उनको खरीदनी है तो इसके लिए वन उत्पादक कभी इतना ज़्यादा नहीं मिला तो उनको गांव के इधर उधर आसपास के क्षेत्र में उनको नौकरी करनी पड़ती थी। कोई बोझा होता था, कोई बोझा जो है ढोने का काम करता था हमाली का, तो कई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेतीहर मजदूर थे, मतलब उनकी अपनी खुद की खेती नहीं होती थी लेकिन दूसरों के खेतों पर काम करते थे। जब ये वन उत्पाद कम बढ़ जाता था तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए दूसरी जगह पर उनको भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैंगा और औरों के लिए काम करने से वह कतराते थे। मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो बैंगा आदिवासी है वह दूसरों के लिए उनको काम करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह अपने आप को जंगल के संतान मानते हैं जो केवल जंगल की उपज पर जिंदा वह रह सकती है और मजदूरी करना ये उनके लिए अपमान की बात है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये परंपरा है। महाजनों और व्यापारियों के कारण ये लोग कैसे कर्जबाजारी होते थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी तो उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। अब कई चीज़ें तो वनों में तैयार नहीं होती थी और वो उनके लिए आवश्यक होती थी तो उसके लिए कई बार उनके पास पैसे नहीं होते थे तो इनको मजदूरी करनी पड़ती थी। जैसा कि दूसरों के खेतों पर काम करना पड़ता था, पैसा उधार लेना पड़ता था
या किसी काम धंधे करने के लिए, जैसा कि सड़क निर्माण हो रहा है तो वहाँ काम करते थे, कहीं बिल्डिंग बन रही है वहाँ काम करने के लिए आदिवासी जाते थे। इसके वजह से वह कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर अपनी चीजों को बेचते थे। सुदखोर महाजन यानी ब्याज लेने वाले जो महाजन थे, आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज पर उनको पैसा उधारी पर देते थे, ब्याज पर देते थे। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया और आखिरी महाजनों और व्यापारियों को भारी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ आदिवासी मानते थे और उन्हीं के खिलाफ बिरसा मुंडा ने अपना आवाज़ जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ और जो साहूकारों के भी खिलाफ या अन्याय करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपने आंदोलन किया और अपने आदिवासी बांधवों को न्याय देने की कोशिश की। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर गड्डी गुजर, वन गुजर, ये आपको हिमाचल प्रदेश है या जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा ये राजस्थान के अंदर आप सहारिया और भील समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा वान, गुज्जर्स और राठवा ये गुजरात के अंदर है। महाराष्ट्र में बंजारा लोग हैं। इसके अलावा काया, बंजारा और गोंड ये आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा माला और इरुल एक केरल के अंदर आते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं ये बैंगास है, बंजारा है, गोंड है, ये मध्य प्रदेश में आते हैं। यह छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं या बैंगास, मारिया, गोंड और या उड़ीसा के अंदर कई सारे आदिवासी समुदाय हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं पराजा है, बोंडा है, कड़ा है, कोया, स्वारा है और खोंड ये आदिवासी समुदाय। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड में संताल, मुंडा, उराव ये आदिवासी समुदाय या अलग अलग अपाटी, निशी है, खासी है और ये अलग अलग ये समुदाय। तो यहाँ पर भारत के अलग अलग, ये उत्तर पूर्वी भारत का भाग है और ये मध्य भारत का, सेंट्रल भारत का भी आप देख सकते हैं। यहाँ कई जगह पर आदिवासी समुदाय, वैसा देखा जाए तो हमारे पूरे भारत में आदिवासी समुदाय जो अक्सर जंगलों में रहते थे और उनके क्षेत्र आप देख सकते हैं और उनके समुदायों के अलग अलग ये इलाकों को आपने देखा। तो अभी आपका भाग 1 समाप्त हो गया। आप ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।